राइटिंग का पूरा ट्रांसलेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम सब पे काम कर सकें। ठीक है, मैं बहुत स्लो चलूंगी इनिशियली सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें क्वेश्चन कर सकें। आप आई एम होपिंग कि आप सब ने एक पेन और पेपर अपने साथ रखा होगा, बिकॉज क्या होता है जब लेक्चर्स हम लेते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकल कर आते हैं डिस्कशन के दौरान जिसको आपको लिखना उसी टाइम चाहिए, सो दैट आप वापस जब उसको रिवीजन करें तो आपके हाथ में वो चीज़ हो। तो अगर किसी के पास नहीं है अभी पेन पेपर तो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज एक पेन और पेपर अपने साथ रेडी रखिए। जैसे जैसे हम फॉर्मल लेटर राइटिंग आज हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करने के लिए मैं आपके साथ उसको जब शेयर करूंगी आपसे क्वेश्चन भी करूंगी। जब क्वेश्चन करूंगी तब आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आप अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं या आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जब तक मैं आपको रोकूं नहीं, बीच में फ्लो को पॉज नहीं करूं, तब तक आप प्लीज अपना क्वेश्चन को अपने पास होल्ड करके रखिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी। ठीक है, इज एवरीबॉडी रेडी? शैल वी स्टार्ट? ओके, ऑलराइट। ओके, आप लोग यहाँ पे DYSO मेंस के लिए हैं और मेरा नाम है सिमर खरबंदा। ठीक है, आई होप आप सबकी स्क्रीन पर ये सब विजिबल हो रहा है। यस मैम। ओके, थैंक यू। अब हम बात करते हैं इन लेक्चर्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे लेक्चर्स ऑनलाइन और लाइव हैं। ऑनलाइन और लाइव लेक्चर्स की हेल्प से आपको ये एड मिलेगा कि आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको कहीं पर डिस्कशन का ज़रूरत है वहाँ पे हम डिस्कशन भी कर सकते हैं और आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप आंसर कर सकें और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को पूरा कंसोलिडेट करके अच्छे से वापस जा सकें। अब हमें बात करनी है इंग्लिश में मार्क्स किस तरीके से हम अच्छे ले सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मार्किंग वेटेज जिसमें हाई है वो है राइटिंग स्किल्स। हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स की, पूरा उसको फॉर्मेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे वो लिखे जाते हैं, उसका कंटेंट लिखने का क्या ट्रिक्स और टिप्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर की और वोकैबुलरी की। ग्रामर हमें हेल्प करता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में और आपका पेपर में ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप अटेम्प्ट अच्छे से कर सकें उसके लिए। और वोकैबुलरी आपकी हेल्प करेगा ताकि आप कंटेंट जो आपके पास ऑलरेडी है अपनी GS की स्टडीज के लिए वो आप किस तरीके से यूज करके अपने आंसर्स लिख सकते हैं। ओके, कमिंग टू द वेटेज, आपका एग्जाम जो है DYSO मेंस का उसमें इंग्लिश का पेपर जो है वो है 100 मार्क्स का। आई सपोज आप सबको ये बात पता है। आपका सिलेबस, आई होप सबने अपना सिलेबस अच्छे से स्टडी किया है कि DYSO मेंस में इंग्लिश के पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं जो की रोल प्ले करती हैं, जिसमें है राइटिंग स्किल्स यानी कि फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स के अंदर आपके पास है फॉर्मल लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास है ग्रामर। ग्रामर का पोर्शन ऑल्दो बहुत लाइट है जो इंडिविजुअल मार्किंग स्कीम में होगा, लेकिन आपका जो ग्रामर है वो आपका राइटिंग स्किल में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा आपके पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सबसे लास्ट में आपके पास है ट्रांसलेशन। और थोड़ा सा हम डिटेल में आपका सिलेबस देखते हैं। पहला सबसे आपका दिया हुआ है एक ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन। क्या आप सबने अपना सिलेबस रखा है अपने पास? ओके, आई होप आप सबके पास आपका सिलेबस है। पहला आपका पॉइंट है ऐसे राइटिंग का। ऐसे राइटिंग के अंदर आपको 250 वर्ड से लेकर 300 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर लिखना है, जो कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, और ये जो ऐसे राइटिंग है
ये 5 टाइप्स के आपको ऐसे होंगे और मेजरली क्या रहता है कि आपके जीएस से रिलेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट आपका है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के अंदर आपको सिलेबस में सिर्फ एक फॉर्मल लेटर राइटिंग दिया हुआ है जो आपका 10 मार्क्स की वेटेज है और आपका 150 वर्ड्स का उसका वर्ड लिमिट रहेगा। इसी तरीके से आपके पास रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग इन 200 वर्ड्स और ये आपका 10 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद आपके पास है राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन। राइटिंग ऑन विजुअल इंफॉर्मेशन 150 वर्ड्स का है फिर से और ये आपको 10 मार्क्स की वेटेज देता है। उसके बाद आपका है फॉर्मल स्पीच। फॉर्मल स्पीच इन अबाउट 150 वर्ड्स, ये भी आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसका। देन यू हैव प्रेसिव राइटिंग। प्रेसिव भी आपको 100 वर्ड्स का लिखना होगा जिसका पैसेज आपको 300 वर्ड्स का दिया होगा और उसको आपको कंप्रेस करके 100 वर्ड्स में लिखना होगा। ये भी आपका 10 मार्क्स का है। फिर आपके पास सिलेबस में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन आपका 10 मार्क्स का है। उसके बाद आपके कुछ टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर के। ये ग्रामर के टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका हर टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है और ऑल्दो वो 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है बट आपके राइटिंग स्किल्स के लिए आपको ये सारे के सारे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इस ग्रामर के टॉपिक्स की होनी ज़रूरी है। लास्ट आपका है ट्रांसलेशन का पार्ट जिसमें आपके सिलेबस में ओनली गुजराती टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है जो कि 10 मार्क्स का है। So your total score is 100 marks का पेपर। आज की बात करते हैं what will we learn today? We will talk about formal letter writing। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ, उसके लिए आप लोग अपना अनम्यूट कर सकते हैं एक एक करके या फिर आप अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स डाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ फॉर्मल लेटर? क्या आप जानते हैं कि फॉर्मल लेटर क्या है? What is a formal letter? Formal letter is a letter which you write in business purposes and in the corporate sector, like higher leader is. Hello, am I audible? Yes, please. Yes, like a superintendent or superintendent is writing to their subordinate or workers are writing to their leaders. That is formal letter. Okay, all right. Anybody else? कोई और आंसर करने की ट्राई करेगा? प्लीज एक चीज को याद रखिए, मेरे सेशन में कोई किसी को जज नहीं कर रहा है किसी चीज को लेकर भी। ये लेक्चर जो है आप लोगों के लिए इंटेंडेड है। आप अपना आंसर प्लीज दीजिए, कोई आपको जज नहीं करेगा इस चीज को लेकर, हेजिटेट मत कीजिए। मैम टू एड वन पॉइंट, જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ બધા સ્ટુડન્ટ્સને એક રિક્વેસ્ટ કે મેક્સિમમ જેટલું તમને ફાવે એટલું ઇંગ્લિશમાં બોલવાની ટ્રાય કરો, ઇંગ્લિશમાં લખવાની ટ્રાય કરો। અહીંયા કોઈ જજ નહીં કરે, તમે સાચું બોલો, बिल्कुल बिल्कुल સાચું ખરાબ, પણ મેક્સિમમ ટ્રાય કરો। તમે 3 to 4 months એની હાઉ ઇંગ્લિશ બોલશો, ડેફિનેટલી એક્ઝામમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ તમારું થશે। ઓકે, તો અનમ્યુટ કરીને જે પણ સ્ટુડન્ટ જેટલો પણ આન્સર આપે, ડઝન્ટ મેટર, મારું પણ ઇંગ્લિશ એટલું સારું નથી, ધેન ટુ આઈ હેવ ક્લિયર્ડ યુપીએસસી, આઈ હેવ ગિવન માય યુપીએસસી ઇન્ટરવ્યુ ઇન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ। કોઈ જ શરમ નહીં, કોઈ જ વસ્તુ નહીં, શીખવા આપણે આવ્યા છીએ। ઓકે, ચાલો। Sure. Thank you चिराग भाई for the input. I would really be happy अगर आप लोग जितना मैक्सिमम इंग्लिश यूज कर सकते हैं उतना कीजिए ताकि मैं आपको करेक्ट कर सकूं। कोई और जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। Okay, Meera says that communication between authority, which is mainly written for business purposes, and office communication, that is between superiors to workers and between subordinates. Okay, मीरा का कहना है कि कम्युनिकेशन बिटवीन अथॉरिटी विच इज मेनली रिटन फॉर बिजनेस पर्पसेस। अथॉरिटी के बीच में
जो कि बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है या ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और यहाँ पर सुपीरियर वर्कर्स या अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में शेयर होता है। कोई और शेयर करना चाहेंगे? मंगल चौधरी कह रहे हैं एड्रेस पब्लिक सर्वेंट, इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज। ओके। अभिजीत रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस, राइट, बिल्कुल। ओके, कमिंग बैक, what types of formal letters are asked in the exam? आपके एग्जाम में किस टाइप के फॉर्मल लेटर्स पूछे जाते हैं? अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस अच्छे से देखा है तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा। कोई शेयर करना चाहेगा प्लीज? पूछो पूछो प्लीज, बताओ, शेयर करो। एनीबडी? किस टाइप के फॉर्मल लेटर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? A formal letter expressing one's opinion about an issue. The issue can deal with daily officer matters, a problem that has occurred in the office, no opinion in response to one thought by a rank of officers, issue pertaining to recent concern. All right, ठीक है। डेली ऑफिशियल मैटर सेज हेतल, ठीक है। All right, अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि why is learning to write a formal letter significant? आप लोगों के लिए ऐसी क्या अहमियत है फॉर्मल लेटर राइटिंग की? क्यों जरूरी है? क्या उसकी रेलेवेंस है? क्या उसकी अहमियत है? बता सकता है कि जीपीएससी ने आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर राइटिंग आखिर डाला क्यों? मतलब सिर्फ इंग्लिश का पेपर है तो कुछ भी फॉर्मेट डाल दें और आपका चेक कर लें आंसर, ऐसा है या कोई और रीजन भी आपको लगता है कि है? हेलो। हाँ जी। हाँ, हेलो मैम। हाँ जी। Why is learning to write a formal letter significant? इसका आंसर है because as an officer we have to write many letters, so they will check our ability to express problems also. Okay, all right, thank you. All right, thank you. Welcome. All right. और मुझे आंसर मिला है कुंज पांड्या की तरफ से चैट में, बिकॉज इट्स यूजफुल इन डे टू डे ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब आप ये बात समझते हैं कि आपको फॉर्मल लेटर क्यों दिया गया? क्योंकि आपके काम में जब आप पोस्ट एक होल्ड कर लोगे, ऑफिस में बैठ जाओगे, तो आपके लिए ये काम आएगा, फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब फॉर्मल लेटर में क्या है कि आपको अगर, चाहे आप किसी भी फील्ड में, ठीक है, आप कलेक्टर ऑफिस में हैं, आप सेक्रेटेरिएट में, आप कहीं पर भी हैं, अब वहां पर क्या होगा, जब आपको कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इंग्लिश में लेटर आएगा तो ऑल्दो आपके पास गुजराती अवेलेबल है, आपको हिंदी आती है, लेकिन आपको लेटर किस में वापस लिखना होगा? इंग्लिश में। तो इसीलिए जीपीएससी ने आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर राइटिंग डाला है, सो दैट आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, इसे समझें, इसकी रेलेवेंस, इसका यूज जो है आफ्टर आप पोस्ट पे अपनी बैठ जाते हैं वहां पर आप इसका कर सकें। इसीलिए जब चिराग सर ने ये स्टार्ट किया लेक्चर, तो उन्होंने इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया कि आप ये जो मगिंग की है ना, मगिंग आपका हैबिट, कि भाई यहाँ से पढ़ लिया, उठा लिया, रट लिया और उसको वहां जाके लिखा है, उस चीज को आपको यहाँ पर आके रोकना पड़ेगा। अभी आपके पास काफी टाइम है, आपके एग्जाम से पहले आपके पास एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप जब डीवाईएसओ की पोस्ट पे जाते हैं, कल को आपका प्रमोशन भी होगा, आप बड़ी पोस्ट पर भी जाएंगे, तब भी आपको ये चीज काम आएगी। और मे बी डीवाईएसओ के अलावा आप और भी बहुत सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे जहां पर आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग का यूज आएगा ही आएगा। इसीलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ी ज्यादा मेहनत करिए, ताकि आप एक बार परमानेंटली अपना फिक्स कर लें अपने दिमाग में कि लेटर, फॉर्मल लेटर क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, और उसको बजाय कि कहीं से उठाकर याद करके वहां पर अपना प्रोड्यूस कीजिए। ओके, किसी को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी? नेहल पटेल सेज वॉइस प्रॉब्लम।
किसी और को भी वॉइस प्रॉब्लम है? मेरे को मैम वॉइस प्रॉब्लम है, ब्लर हो रहा है, थोड़ा अटक अटक के आ रहा है। अच्छा, मैं अभी कैमरा ऑफ कर रही हूँ अपना, सो दैट आपका वॉइस प्रॉब्लम का दिक्कत ना हो। एनीबडी एल्स नाउ फेसिंग एनी वॉइस प्रॉब्लम? किसी और को वॉइस प्रॉब्लम? नो मैम, एवरीथिंग इज ओके। ऑलराइट, थैंक यू। आप हाँ जी, कैमरा बंद रखेंगे तो आपका वॉइस थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी जी जी, मैं अभी कैमरा ऑफ रखती हूँ सो दैट आप सबको अच्छे से क्लियर मेरी आवाज आ सके। बट आई होप आपको मेरा मैसेज मिल गया है जितना मैं आपसे शेयर कर रही थी। ओके, मैं वापस आती हूँ हमारे लेटर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर? हाउ इज द बॉडी ऑफ द लेटर रिटन? अब हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर के स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्मेट के बारे में। ओके, ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी फॉर्मल लेटर राइटिंग। आपका ये 10 मार्क्स का स्कोर आपको दे रहा है। फॉर्मल लेटर राइटिंग, इसका हम इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। अ फॉर्मल लेटर एज इट सेज इज रिटन फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन। It includes letters written to government offices, authorities, officials, organizations, private or public, and other institutions. ठीक है, अब फॉर्मल लेटर जैसे अभी मित्तल ने भी शेयर करा, ये चाहे किसी भी रैंक ऑफिसर्स हों, हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, कहीं भी ये लेटर जो लिखेंगे वो फॉर्मल होता है। ओके, आप लोगों ने आज एक क्वेश्चन किया है, आपको दिया गया था डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट क्वेश्चन? कितने लोगों ने वो क्वेश्चन किया है? किस किसने वो क्वेश्चन किया है? प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर छोड़िए, और यू कैन अनम्यूट एंड से। ऑलराइट, ओके, जिसने नहीं किया है और जिसने कर लिया है, दोनों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बात मैं शेयर कर रही हूँ। जो ये क्वेश्चन है, जो ये आपको डेली राइटिंग का प्रैक्टिस दिया जा रहा है, दिस इज टू हेल्प यू प्रैक्टिस फर्दर, टू इम्प्रूव योर आंसर फर्दर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाए, प्लीज उसको सीरियसली लेकर उसे करिए। ओके, जिन्होंने कर लिया है, ठीक है, उनके लिए हम यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और उसका एक डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पर आप लोगों को कुछ टाइम दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपने जो ऑलरेडी लिखा है फॉर्मल लेटर, आप उसी की ही एडिटिंग करेंगे। ओके, कमिंग बैक टू योर स्क्रीन, प्लीज टेक अ लुक ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इमेजिन you are the police inspector of zone 1. Okay, imagine you are the police inspector of zone 1. You are facing trouble in managing the increasing theft rate in your zone due to lack of manpower. Okay, जब भी हम एक क्वेश्चन पढ़ते हैं राइटिंग स्किल्स के अंदर, हमेशा प्लीज याद रखिए कि क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट से मेरा कहने का मतलब है कि हर क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट होता है जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है, और सेकंड पार्ट होता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, पहला पार्ट है कि आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास, आपके हाथ में क्या चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। सेकंड पार्ट है कि आपको उसको किस तरीके से यूज करके अपना टास्क पूरा करना है। क्वेश्चन आपका है, इमेजिन यू आर द पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ जोन 1। तो पहला आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि आप खुद पुलिस इंस्पेक्टर हैं एक जोन 1 के। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, यू आर फेसिंग ट्रबल, आप मुसीबत में हैं। किस वजह से? इन मैनेजिंग द इंक्रीजिंग थेफ्ट रेट। क्या मैनेज करने के लिए? इंक्रीजिंग थेफ्ट रेट को। कहां पर? इन योर जोन।
ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर, आपके पास किस चीज की कमी है? मैन पावर की, यानी कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। प्लीज 2 मिनट लीजिए और इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को अच्छे से समझिए कि आखिर आपके पास इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइडेड है। ओके, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का क्लियर हो गया होगा। ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कहता है राइट अ लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ अहमदाबाद सिटी expressing your concern and requesting for aid. Now, this part of the question is asking you to do a task. Your task is to write a letter. अब यहाँ पर क्या है? आपको लेटर लिखना है, लेकिन किस चीज के ऊपर लिखना है? एक मिनट लीजिए प्लीज, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्या आप सबको क्वेश्चन क्लियर है? ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ओके, तो आपके पास से ऑन द क्लॉक 5 मिनट्स हैं। अगर आपको इसका आंसर लिखना है, आप क्या लिखेंगे? अगर आपको ये लेटर लिखना है तो आप इस लेटर में क्या लिखेंगे? टेक 5 मिनट्स ऑन द क्लॉक, प्लीज ब्रेनस्टॉर्म। क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन अगेन। Everyone, please take 5 minutes and write your bullet points. Write in your bullet points that कि તમે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છો, તમે તમારા ડીસીપી ને કયા 5 પોઈન્ટ કન્સર્ન અને રિક્વેસ્ટ કરશો, એ 5-7 પોઈન્ટ્સ ડાઉન કરો, પછી મેમ વિલ ડિસ્કસ.
Okay, everybody is done? Okay, thank you for your answers. Thank you for trying. Okay, all right. आप सबने आंसर्स दिए, थैंक यू सो मच. प्लीज गो बैक टू द क्वेश्चन अगेन. ठीक है, लेट्स सी द लुक एट द क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन कह रहा है, imagine you are the police inspector of zone 1. You are facing trouble in managing the increasing theft rate in your zone due to lack of manpower. Write a letter to the Deputy Commissioner of Ahmedabad City expressing your concern and requesting for aid. Now, पहला आपका पार्ट क्या है, टास्क क्या है? एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न. कितने लोगों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस करने का सोचा, पॉइंट बनाया कि आपके आंसर में ये चीज आनी चाहिए? कितने लोगों ने किया? सबने ये तो बता दिया रिक्वेस्टिंग ऑफ फॉर एड में कि क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, क्या आपने कंसर्न अपना बताया कि क्यों आपको मुश्किल आ रही है? ओके, क्या बताया पारुल? आपने लिखा है कि यस यू मेंशन्ड इट. क्या बताया आपने कंसर्न में? सबने लिखा है. ओके, मनीषा सेज बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ बैंक रॉबरीज एंड क्राइम्स increasing in our area, so there is lack of staff against theft, so please need manpower. Okay, ठीक है. आप मेरे को सब लोग एक चीज बताओ, आप लोग पुलिस इंस्पेक्टर हो और आप डिमांड किससे रख रहे हो? डेप्यूटी कमिश्नर से. ठीक है, हाँ. अब आप ये बात मुझे बताइए कि जब आप इतने हाई रैंकिंग ऑफिसर से एड मांग रहे हैं तो आप उसे कहेंगे कि भाई यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ स्टाफ कम है, यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, मैनेज नहीं हो रहा. आगे से आपको आंसर क्या मिलेगा सामने से? भाई तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, मैनेज करो सिचुएशन को. क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे में कमी है. आप डेप्यूटी कमिश्नर को ये नहीं लिख सकते हो कि यहाँ पर मैन पावर कम है तो आप भाई वैकेंसी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है तो आप बढ़ाओ. कह सकते हो क्या आप ये बात? क्या ये सोल्यूशन होगा? ये कंसर्न होगा आपका? क्या डेप्यूटी कमिश्नर आपको इस बात पे एड प्रोवाइड कर देंगे अगर आप ये बात कहते हैं कि भाई ये चाहिए, आप बस लिख कर भेज दो और आपको वो सामने से एड देंगे? नहीं. क्या करोगे? कैसे लिखोगे? पहले हम एक सैंपल पर आते हैं, फिर हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आंसर लिखा कैसे जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन को याद रखिएगा. आपके पास क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, आपके पास जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसको आपने किस तरीके से 2 पार्ट के क्वेश्चन को आपने पूरा करना है, प्लीज उसे याद रखिएगा. हम आते हैं सैंपल पे. फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका स्ट्रक्चर, आपका फॉर्मेट जो लेटर का है, फॉर्मल लेटर का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे आपकी स्क्रीन पर अभी है. आई होप सबको विजिबल है ये स्क्रीन. ओके, ये आपको मैंने एक पूरा का पूरा उसका व्यू दिया है कि पूरा फॉर्मल लेटर किस तरीके से दिखता है. अब हम बात करेंगे एक एक कर इसके सारे पार्ट्स के ऊपर. ओके, शुरुआत करते हैं हम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट की स्टार्ट से. सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपकी एक इमेजिनरी रेक्टेंगुलर शेप है आपके आगे जिसके बीच में आपने लिखना है. वो स्कूल में होता था ना, हमें लाइंस वाली नोटबुक के अंदर लिखवाया जाता था, बॉक्स वाले हमारा यूज किया जाता था जो है नोटबुक्स वगैरह, ताकि हम अच्छे से हैंड राइटिंग को कंट्रोल करना सीखें. उसी तरीके से आपको ये याद रखना है कि आपका जो लेटर है वो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आए और इधर उधर ना जाए. स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले
आपका आता है एड्रेस ऑफ द सेंडर। हम यहाँ पर सेंडर का डेजिग्नेशन नहीं लिखते हैं, प्लीज अगर आप पहले लिखते आ रहे थे तो इसको मत लिखिएगा। यहाँ पर आता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, जो कि सिर्फ 3 लाइंस के अंदर ही आना चाहिए। या तो जैसे हमारे सैंपल के अंदर है, हम इमेजिनरी लेटर लिख सकते हैं, जैसे कि ABX 101 KG कॉलोनी अहमदाबाद। अब हमने अहमदाबाद लिखा है, आप यहाँ पर अहमदाबाद इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस बात को समझिए आप अपने डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं, तो ऑलवेज वो सेम आपके वहां पर होगा जिस स्टेट या जिस सिटी में आप हैं। इसलिए हमने सेंडर के एड्रेस में यहाँ अहमदाबाद यूज किया है। हमारा एड्रेस हम कोशिश करेंगे कि 3 लाइन से ज्यादा एक्सीड ना करें। अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन रहता है जहां पर आप नहीं बिल्ड कर पाते हैं अपना इमेजिनरी एड्रेस, तो आप आपकी स्क्रीन पर अब है एड्रेस यूज कर सकते हैं, जहां पर आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 लिखेंगे। प्लीज इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा कि फर्स्ट 2 लाइंस का जो एड्रेस है उसके बाद हम कॉमा मेंशन कर रहे हैं, लास्ट लाइन के बाद ना तो कॉमा आएगा और ना ही फुल स्टॉप आएगा। प्लीज इस चीज को बहुत बारीकी से याद रखिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू मिसप्लेस इवन अ कॉमा, द एग्जामिनर विल डिडक्ट मार्क्स। अगर आपका एक कॉमा भी इधर का उधर होगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। So address of the sender not exceeding 3 lines। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई मार्क्स कहीं से नहीं कटेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, जो भेज रहा है उसका डेजिग्नेशन, उसका नाम ऊपर नहीं आएगा, वो हमेशा नीचे आता है, जिस पर हम बात अभी कुछ देर में करेंगे। बस आपको ये चीज जरूर याद रखनी है। इस वाले केस में भी जहां हमने इमेजिनरी एड्रेस यूज करा है, यहाँ पर भी फर्स्ट लाइन के बाद कॉमा है, सेकंड लाइन के बाद कॉमा है, थर्ड लाइन में कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। इसलिए प्लीज आप लास्ट लाइन के बाद फुल स्टॉप या कॉमा नहीं यूज करेंगे। उसके बाद आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है डेट। ठीक है, डेट आप जिस दिन एग्जामिनेशन है उस दिन की भी लिख सकते हैं, उसके बाद की भी लिख सकते हैं, पुरानी पहले की मत लिखिएगा। ठीक है, डेट लिखने का फॉर्मेट सबसे सेफ, मैं आपको नहीं कहूंगी कि ये गलत, इस तरीके से गलत है या उस तरीके से गलत है, लेकिन ये सबसे सेफ और एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है डेट लिखने का, जो आप यूज करेंगे तो आपका कहीं पे कोई रिस्क नहीं रहेगा कहीं पे भी मार्क्स कटने का। सो इस तरीके से ही आप डेट लिखिएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्म। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। ओके, अभी किस किस को विजिबल नहीं हो रहा था? ओके, छाया होगा। स्पेस इज बिटवीन एड्रेस एंड टाइम। यस, इट इज ऑप्शनल वेदर यू वांट टू कीप अ स्पेस, डिपेंडिंग कि आपका अगर पेपर लाइंड है तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं, और अगर लाइन नहीं है तो आप साथ में भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है राकेश, और किसी के पास क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन प्लीज पूछिए। ओके, मैं अब आगे चलती हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है हम लेटर भेज किसको रहे हैं, तो यानी कि रेसिपिएंट और रिसीवर कौन है हमारे लेटर का। हम जब लेटर के अंदर हम जिसको भेज रहे हैं उसका अगर हम डेजिग्नेशन एड्रेस लिखते हैं
तो उसका डेजिग्नेशन साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन, टू डेप्यूटी कमिश्नर पुलिस डिपार्टमेंट अहमदाबाद। अब क्या है, डेप्यूटी कमिश्नर है और हम पुलिस डिपार्टमेंट इमेजिनेशन से लिख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट, और लास्ट में आ रहा है अहमदाबाद बिकॉज वो क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल आपका लाइन में आना चाहिए। टू के नीचे डेप्यूटी, के नीचे पुलिस और अहमदाबाद, उनका जब फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फाबेट है सब बिल्कुल लाइन में हो तो आपके लिए बहुत सेफ रहता है और बहुत नीट एंड क्लीन आपका लेटर रहता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टू के बाद कॉमा नहीं आएगा। जीपीएससी के एग्जामिनर्स टू के बाद कॉमा को एक एरर मानते हैं और उसके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से ये याद रखिएगा, आप अपने पास पेन पेपर आपने हैंडी रखा है, उसके अंदर आप लिखिए कि देयर विल बी नो कॉमा आफ्टर टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज। नेक्स्ट पार्ट है डेप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद कॉमा आएगा। उसके बाद है पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट के बाद भी कॉमा आएगा, लेकिन लास्ट जो अहमदाबाद होगा उसके बाद कोई फुल स्टॉप कोई कॉमा नहीं आएगा। कभी भी हम एड्रेस लिखते हैं, किसी एनवेलप पे भी लिखते हैं, लेटर के अंदर भी लिखते हैं, किसी पार्सल के ऊपर भी डिलीवर किया जाता है, तो एड्रेस के लास्ट में कभी कोई फुल स्टॉप नहीं आता है। इसलिए प्लीज इस चीज को याद रखिए। यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट पे जो आते हैं वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम SUB करके और कॉलन लगाकर स्टार्ट करते हैं। प्लीज उसका प्लेसिंग पर ध्यान रखिए। और कॉलन क्या होता है, दो डॉट्स की शेप में दिया है, पंक्चुएशन मार्क। प्लीज अपने इसका ध्यान रखिए कि आएगा। कोशिश कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक ही लाइन में एंड हो जाए। अगर ऐसा रहता है कि उसे आप इस सेकेंड लाइन तक कुछ एक दो वर्ड तक लेके जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लेंदी आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन का जो आपने क्वेश्चन अभी पढ़ा उसके बेसिस पे ये सब्जेक्ट दिया गया है, एक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन जोन 1। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ। सब्जेक्ट सेज एक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीजिंग थेफ्ट्स इन जोन 1। ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का काम क्या होता है, कोई बता सकता है? एक लेटर के अंदर सब्जेक्ट का काम क्या होता है? आपके चैट बॉक्स ओपन है, आप अपना आंसर डाल सकते हैं। नो देवांग, नो फुल स्टॉप आफ्टर डेट, नो कॉमा। इन योर चैट बॉक्स प्लीज शेयर कि क्या होता है सब्जेक्ट एक लेटर का। Okay, shortly mention our situation to suggest subject reflect issue in short. Okay, short information about letter, topic of letter, to draw attention towards actual cause issue. Okay, for what purpose letter is written. All right, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है वो एग्जैक्टली बताता है एक छोटे से क्रिस्प लैंग्वेज में कि आखिर ये लेटर में है क्या, यानी कि मेजर कंसर्न, मेजर आप जो रिक्वेस्ट है आपकी वो। So now the subject says action required for increasing theft in zone 1. आप 2 मिनट लीजिए on the clock, think again आपका क्वेश्चन क्या था। आपकी स्क्रीन पर अभी मैं दोबारा क्वेश्चन डाल रही हूँ कि क्या इस सब्जेक्ट आप यही देंगे या कुछ और देना चाहते हैं या दे सकते हैं। Your time starts now. 2 मिनट लीजिए, प्लीज फटाफट से सोचिए इस लेटर का सब्जेक्ट आप और किस तरीके से लिख सकते हैं।
ओके, इज माय वॉइस बैक कैलाश? आवाज आ रही है आपको? ओके, वो वॉइस कट नहीं हुई थी, मैंने आपको 2 मिनट का टाइम दिया है। प्रोवाइड मैन पावर फॉर मैनेज इंक्रीजिंग थेफ्ट। ओके, और बताइए और कौन शेयर करेगा सब्जेक्ट प्लीज? ओके, Abhijit, requesting to extra manpower for maintaining law and order in the zone due to increasing theft incidents. Okay, Mittal says requirement of manpower and aids to manage increasing theft rate. Okay, okay. वापस आते हैं हम आपकी स्क्रीन पर। The ratio of theft and perpetrator so need extra manpower. Nidhi, okay. Rakesh says action required for caught thefts in zone 1. All right. ठीक है, thank you for trying. Let's come back. आपका जो सब्जेक्ट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात पहली आएगी कि आप किस रैंक के ऑफिसर हैं और आप किस रैंक के ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं और आप लिख रहे हैं डेप्यूटी कमिश्नर को, तो यानी कि आपकी लैंग्वेज जितना पोलाइट और जितनी फॉर्मल हो सकती है ना, आपको उस तरीके से लिखना है। तो सब्जेक्ट के अंदर इफ यू से रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर, हाँ, रिक्वेस्टिंग फॉर एड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन जोन 1, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, एक चीज और आपके क्वेश्चन में है, यू कैन ऑल्सो से शेयरिंग कंसर्न एंड रिक्वेस्टिंग फॉर एड्स इन जोन 1, ताकि आपका दोनों चीजें आ जाए। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एक सब्जेक्ट को लिखने के मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप सिंपल लैंग्वेज में मेन जो बात है वो आप लिख दीजिए। बहुत सेफ होकर चलने के लिए जब भी आप एक लो रैंकिंग ऑफिसर हैं और आप एक बड़े रैंकिंग ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, या तो अगर आप उनसे कुछ मांग रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट हमेशा रिक्वेस्ट वर्ड यूज कर ही शुरू कीजिए। प्लीज यूज योर पेन एंड पेपर, जो भी नोट्स हैं आप साथ साथ लिख सकते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर, ठीक है, रिक्वेस्टिंग फॉर से आप अपना सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप एक हाई रैंकिंग ऑफिसर को लिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपके लेटर्स ऐसे भी हैं जहां पर आपको अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर को किसी इशू पर अपने ओपिनियन शेयर करने हैं, तब आप स्टार्ट करेंगे शेयरिंग ओपिनियन से, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल और पोलाइट वे है। उसके बाद डिपेंड करता है कि क्या इशू है, उसके बेसिस पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। आगे आते हैं फॉर्मेट के ऊपर। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन इज जब आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत पोलाइट और बहुत फॉर्मल लैंग्वेज लिखेंगे, जो कि जीपीएससी भी एक्सेप्ट करता है। दैट इज रिस्पेक्टेड सर, ओके, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आएगा कॉमा। ये किस तरीके से आ रहा है मैं आपको एक बार वापस ले जाती हूँ। पूरी जहाँ पर हमारा पूरा पेज है, फॉर्मेट है लेटर राइटिंग का, प्लीज ध्यान दीजिए कि रिस्पेक्टेड सर जो है लेफ्ट साइड पर आ रहा है आपके पेज के, और सब्जेक्ट और अहमदाबाद के मुताबिक वो किस सीक्वेंस में आ रहा है, किस अलाइनमेंट में आ रहा है, प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। कमिंग बैक, फिर से हम वापस आते हैं। सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक। हाँ रुचि, मैंने बताया इफ द सब्जेक्ट सेंटेंस इज लॉन्ग देन आप क्या करेंगे, जो सेकंड लाइन है उसके बिल्कुल नीचे सब्जेक्ट डॉट, मैं आपको दिखाती हूँ।
आई होप आपको यहाँ से दिख रहा है, जहाँ एक्शन लिखा है उसी के नीचे से आप यहाँ से अपनी सेकंड लाइन स्टार्ट करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट में लाइन बढ़ जाती है तो आप उसके नीचे बिल्कुल एक्शन के नीचे से ही अपना बाकी का पार्ट सेंटेंस का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम वापस आते हैं। रिस्पेक्टेड सर, आई होप सबको क्लियर है। ये आपका सैल्यूटेशन है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद ये कॉमा मत भूलिएगा। उसके बाद आता है आपका लेटर का मेन बॉडी। लेटर के अंदर कितने पैराग्राफ्स आते हैं मेन बॉडी में, सबके पास ये क्वेश्चन रहता है। अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझ के लिए सबसे जरूरी है कि आप इसको सेफ होकर चलें। डिवाइड द बॉडी ऑफ द लेटर इन 3 पैराग्राफ्स। ठीक है, आप 3 पैराग्राफ्स के अंदर उसे डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन लिखना है कि आखिर मुद्दा क्या है, कंसर्न क्या है, इशू क्या है। पहला पार्ट इस लेटर में, द सैंपल सेज, I am writing this letter to draw your attention towards the increasing rate of thefts in Zone 1. Let's read again. I am writing this letter to draw your attention towards the increasing rate of thefts in Zone 1. ठीक है, मैं ये लेटर लिख रही हूँ आपका ध्यान इस तरफ लाने के लिए, किस मुद्दे पर, कि यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट ऑफ थेफ्ट्स है जोन 1 में। किसी के पास फर्स्ट इंट्रोडक्शन को लेके, फर्स्ट पैराग्राफ को लेकर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। टेक अ मिनट, दोबारा से इसको पढ़ो। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी, हेलो मैडम। हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, અહીંયા જે રિસ્પેક્ટેડ સર ની નીચેથી આઈ એમ રાઇટિંગ થી સ્ટાર્ટ કરવાનું કે આર થી નીચેથી સ્ટાર્ટ કરી શકાય આપણે? एक लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़कर, थोड़ा स्पेस। नहीं नहीं, हाँ, એવું बिल्कुल નથી। नीचे से। हाँ तो सर नी अलाइनमेंट ना, अलाइनमेंट। हाँ अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनमेंट सर के नीचे से भी चले, यहाँ से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैडम, ओके। हाँ, बस ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि फिर सारे पैराग्राफ उसी तरीके से हों। ये नहीं कि एक सर के नीचे से शुरू हुआ है और एक स्टार्टिंग से, वो नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस प्लीज। Shall we write direct concern in first paragraph? Yes, you have to introduce the concern. आपने क्या करना है, जब आप एक लेटर लिख रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में अपना कंसर्न बता दीजिए शॉर्ट में। देखिए यहाँ पर आपने कंसर्न बोला है, आपने एड नहीं मांगी है, अभी हम उस पे आएंगे। ओके, coming to the next part, I hope nobody has any questions regarding this. सेकेंड पार्ट हमारा है उसका जो बताता है डिटेल्स। डिटेल्स किस चीज की, जो भी हमारा मैटर है उसको लेकर हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स। ओके, यहाँ से हमारा सेकेंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है। मेनी पीपल हैव बीन रिपोर्टिंग थेफ्ट्स इन देयर ऑफिसेज एंड होम्स। More than 80 cases have been reported this month. Okay, many people have been reporting thefts in their offices and homes. यानी कि बहुत लोग कंप्लेन कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑफिस और घर में चोरी हो रही है। More than 80 cases have been reported this month. 80 केसेस से ज्यादा इस महीने ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं पुलिस स्टेशन। The police station in our zone is running low on manpower. हमारे यहाँ पर मैन पावर कम है। The available officers are working overtime. जो ऑफिसर्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं
वो ओवर टाइम काम कर रहे हैं। People began swarming the police station early morning to inquire about their reports. अब सुबह सुबह क्या करते हैं लोग, पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन पर और पूछते हैं भाई हमारी रिपोर्ट का क्या हो। और सुबह सुबह क्या होता है, एकदम झुंड की तरह इकट्ठे हैं, मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, उनके लिए हम यूज करते हैं स्वार्मिंग बीज, मतलब एक मक्खियों की तरह झुंड बन जाता है सुबह सुबह। इट इज वेरी स्ट्रेसफुल टू डील विद द क्राइम्स इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन में क्राइम से डील करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये क्या है, हमारी सपोर्टिंग डिटेल्स। हमने सारा कंसर्न अपना इलेबोरेट करके डिटेल में हमने डेप्यूटी कमिश्नर को बताया है। प्लीज टेक 2 मिनट्स, इसको पढ़िए, किसी के पास क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। प्लीज ध्यान रखिए, आपको बहुत हैवी वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपल लैंग्वेज में, एकदम स्पष्ट क्लियर लैंग्वेज में अगर अपना आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बस अपने सेंटेंस में अपने कंटेंट को पावरफुल बनाना होगा। कंटेंट को पावरफुल कैसे बनाएंगे? किसी को क्वेश्चन है इस वाले पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ को लेकर? ओके, किसी को क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ आ गया, सबके ऊपर से निकल गया? हाँ जी, कोई बताएगा? सबको क्लियर है या सारा ऑल क्लियर हो गया है? कैन वी राइट द करंट नंबर ऑफ ऑफिसर? यस यू कैन राइट। अरे आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो, किसी ने यहाँ पर सेल्समैन का काम किया है? या किसी को पता है कि अगर आप किसी शोरूम में कभी कोई चीज खरीदने गए हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे आप कह लीजिए कोई लैपटॉप है, कभी कुछ खरीदने गए हैं आप लोग? वॉशिंग मशीन खरीदा है ना शोरूम में जाकर? जब आप जाते हैं आपको एक सेल्समैन अटेंड करता है। वो क्या करता है? उसका काम क्या होता है सेल्समैन का काम? सर ये ले लो, इसमें ये है, इसमें वो है, बहुत सस्ता ऑफर है। क्या करता है वो? कन्विंस करता है आपको, हर तरीके के उसके फीचर्स बताएगा, उसके ऑफर्स बताएगा। बिल्कुल सही बात है सोहिल, इंट्रोडक्शन देगा, फीचर्स बताएगा, है ना? राइट निधि, करेक्ट, शो द बेस्ट वर्जन एंड ऑल, पोलाइट बात करेगा, गुड, सेल एट एनी कॉस्ट, दर्शन परफेक्ट आंसर। वो क्या करेगा, हर हालत में बेचने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, आपको हर तरीके का उसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो बताएगा, उसका हर तरीके से बेस्ट है जी, ये एंगल है,
करेगा ना। अब आप जब बात करते हैं इंग्लिश के अंदर या गुजराती में किसी के अंदर मेंस के अंदर आंसर लिखने की, आपको क्या करना है, आपने अपना आंसर एग्जामिनर को बेचना है, राइट। आप उसको बेचना है तो आपको क्या करना है, इतना पावरफुली उसको प्रेजेंट करना है, इतना अच्छे से उसको लिखना है, उसका कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला हर हाल में आपका आंसर खरीद ले। छाया, गुड क्वेश्चन, हाउ टू मेक पावरफुल कंटेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, उस पर भी हम बात करते हैं। पहले इतनी बात समझ आ गई आपको कि करना क्या है, आपको कंटेंट पावरफुल क्यों बनाना है, ताकि आपको ज्यादा मार्क्स मिल सके एग्जामिनर की तरफ से, राइट। अब हमें कंटेंट को पावरफुल क्या बनाना है, इसका की क्या है, इसका ट्रिक क्या है। देखो, आप कहीं से कॉपी कर नहीं सकते हो, कहीं से उतार के लिखोगे तो उसका फायदा होगा नहीं, क्योंकि अब एक तो एग्जामिनर भी इतना पोपट नहीं है कि वो आप समझ जाए कि भाई यहाँ से आपने भाई अपनी तरफ से इस बुक से उठा के लिख दिया। देखो, आपको बुक्स बहुत अच्छा आपको मिलेगा, वोकैबुलरी मिलेगा, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल सैंपल्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए सब मिलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ओरिजिनलिटी होना चाहिए। जितने भी अभी जो रैंकर्स है ना, जितने इंग्लिश के पेपर में, उनके जितने पेपर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखने को मिली है, पहला कि उनका जो आंसर होता है ना वो ओरिजिनल होता है, अपना लिखा हुआ होता है, कहीं से उठा कर नहीं लिखा। हाँ, आइडियाज लो, बहुत सारी जगह से लो, जितना ले सकते हो, रीडिंग करो, न्यूज देखो, टीवी प्रोग्राम्स देख रहे हो, ठीक है, कहीं से भी देखो। सबसे पहला स्टेप, आपको अपने आप को उस पोजीशन में इमेजिन करना है। आपने अभी देखा सुशांत का केस हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का, ठीक है, उसके अंदर सीबीआई ने क्या काम किया पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली वहां क्या हुआ। उन्होंने क्या करा, पूरे सीन को रिक्रिएट किया, एम आई राइट, पूरा का पूरा सीन रिक्रिएट किया। अब रिक्रिएट मतलब पूरा उस चीज को समझने के लिए एग्जैक्टली वहां हुआ क्या था। सिमिलरली जब आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं एज अ पुलिस इंस्पेक्टर, घुस जाओ पुलिस इंस्पेक्टर के शूज में कि भाई मैं तो बैठा हूं अपने डेस्क पर, मेरे पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, ऑलरेडी मेरे पास मैन पावर कम है, लोग खड़े हैं, सब कुछ वैसा सिनेरियो इमेजिन करो। और आपको क्या करना है, आपको अपने डेप्यूटी कमिश्नर को लेटर लिखना है। तो अब आपको ऐसा लेटर लिखना है, अब वो डेप्यूटी कमिश्नर है, छोटी मोटी कंसर्न से या छोटी मोटी बात से आपको एड प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा। तो आपका आंसर इतना पावरफुल होना चाहिए, इतना कन्विंसिंग होना चाहिए कि सामने वाला आपको एड देने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने आंसर अपना इमेजिन कीजिए कि आप उस पोजीशन में हैं, आप एज अ पुलिस इंस्पेक्टर लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ मैं डेप्यूटी कमिश्नर हूँ या आप डेप्यूटी कमिश्नर और मुझे आपको लेटर लिखना है, तो मैं तो आपको बहुत बड़े बड़े रीजंस दूंगी, बहुत बड़ा कंसर्न दिखाऊंगी, तभी आप मानोगे मुझे देने के लिए। तो जब आप अपने आप को उस शूज के अंदर, उस पोजीशन में अपने आप को इमेजिन करोगे, उस सिनेरियो में इमेजिन करोगे, तो आप बहुत अच्छे से बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो अपना आंसर लिखने के लिए। फर्ज करो, एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, इसी सिचुएशन की बात करते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर है, वो फंसा हुआ, उसके पास मैन पावर कम है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, मैन पावर कम है और आपको एड चाहिए क्योंकि थेफ्ट्स बढ़ रही हैं, 3 बातें हैं। आपने क्या करना है, आप ये रीजन बता सकते हैं कि आपके पास मैन पावर तो है आपके पुलिस स्टेशन में, ऐसा नहीं है, लेकिन कोई किसी मिनिस्टर की रैली है, कोई यहाँ पर लोकल में कोई रिलीजियस फेस्टिवल है, उसके अरेंजमेंट में बहुत सारे हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी वहाँ ड्यूटी पे पोस्टेड है। और क्या हुआ उसके साथ, उसकी वजह से क्या हुआ है, हमारे यहाँ पे मैन पावर कम हो गया है। अब हमारे यहाँ पे मैन पावर कम हो गया है, उस वजह से चोरों ने भी अपना काम शुरू कर दिया, चोरी ज्यादा हो रही है और लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में या तो हमें दूसरे वाले किसी पुलिस स्टेशन से आप कुछ एड प्रोवाइड कर दीजिए कुछ दिन के लिए, ठीक है, जो होता है टेम्परेरी, जैसे आप बताते हैं टेम्परेरी किसी पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस फोर्स मैन पावर को आप यहाँ पर ड्यूटी पोस्ट कर दीजिए कुछ दिन के लिए, या किसी और तरीके से हमारी हेल्प कीजिए। एक रीजन हो सकता है ये। अभी भी इश्यू है गोहिल?
Hello, am I audible? Okay, all right, all right, all right. सोहिल, आपको आवाज आ रही है? आपने इश्यू लिखा है? all right, all right, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए, कोई शेयर करना चाहेगा कि आपको अब समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है जब भी आपको एक सिचुएशनल क्वेश्चन आ गया। हर क्वेश्चन सिचुएशनल है, चाहे आप रिपोर्ट राइटिंग को लेके कहो, चाहे आप फॉर्मल लेटर राइटिंग को हो, चाहे आप किसी भी चीज की बात करोगे ना, जब सिचुएशन आपके पास है आपको उस चीज को इमेजिन करना ही पड़ेगा। इमेजिन करोगे ना, आप सोचो, बहुत जल्दी आपके पास पॉइंट्स आने लग जाएंगे कि आपको लिखना क्या, आपको करना क्या। ठीक है, अब असली काम क्या है? अपने दिमाग को काम करना, चलाना शुरू करो, अपने दिमाग को वर्क करवाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके अब उसे काम करवाओ कि मुझे ये सोचना है कि मैं सबसे बेस्ट क्या लिख सकता हूँ। अपने सुपीरियर को कन्विंस करने के लिए, उससे एड लेने के लिए मैं सबसे ज्यादा अच्छा क्या लिख सकता हूँ। इस पे काम करोगे, आपका आंसर अपने आप ओरिजिनल थॉट का बन जाएगा। आपको बहुत हैवी वोकैबुलरी फ्रेजेस नहीं चाहिए। आपका आंसर, आपका बात, आपका कम्युनिकेशन एकदम क्लियर और पोलाइट, प्लीज याद रखिए, पोलाइट होना चाहिए। पोलाइट क्या होता है उस पर हम बात करते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ पे हम पहले बात करते हैं। लास्ट वाला पैराग्राफ, इसमें क्या हम कर रहे हैं? हमने पहले में अपना कंसर्न बता दिया, सेकंड पैराग्राफ में हमने उसकी डिटेल्स बता दी कि एग्जैक्टली सिचुएशन ये हो रही है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट आ गया आपका इसमें। लास्ट पैराग्राफ में हम उनसे एड मांगेंगे, अपनी रिक्वेस्ट रखेंगे, हमें क्या एक्शन चाहिए आपकी तरफ से, हम वो लिखेंगे। I would like to request you to please help us by providing more manpower so that we can maintain law and order in the zone. ठीक है, यहां से आपका लास्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है। I would like to request you to please help us by providing more manpower so that we can maintain law and order in the zone. ये लेटर में बहुत सिंपल वर्ड से लिखा गया है। मेन हमारा मुद्दा क्या है कि सामने वाले को हमने जो बात कहनी है हम वो क्लियरली लिख रहे हैं, सामने वाले को वो बात समझ आनी चाहिए, कन्विंसिंग होनी चाहिए, और उसके बाद हमारा काम हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, बहुत हैवी वोकैबुलरी नहीं चाहिए हमें। वर्ड कंटेंट सही होना चाहिए, वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक न्यूज़पेपर लिखकर उसमें 50-60 वर्ड रोज की याद कर लो और उसको जहां मर्जी घुसा दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको धीरे धीरे कुछ वर्ड, जब भी आप कोई डिक्शनरी से कहीं से भी वर्ड्स के मीनिंग उठाते हैं, देखते हैं, उसको प्लीज हमेशा सेंटेंसेस के अंदर यूज करना सीखना ज्यादा जरूरी होता है। जब भी आप गूगल करते हो किसी वर्ड को, उसके साथ आप हमेशा लिखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, ताकि आप उस वर्ड को एक सेंटेंस के अंदर यूज करना सीखें। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपल से सिंपल लैंग्वेज भी लिखेंगे तो सामने वाले तक आपका मैसेज कन्वे हो रहा है बिल्कुल क्लियरली। मुद्दे पे हम दूसरे पे आते हैं। हमारा कंसर्न है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा साइबर क्राइम स्पेशलाइजेशन ऑफ फोर्स, गोहिल आपने जो शेयर किया, ऑफ कोर्स यू कैन राइट दैट, हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्या आपको इस चीज की जरूरत है या मैन पावर की जरूरत है? योर क्वेश्चन सेज यू रिक्वायर मैन पावर एंड नॉट साइबर क्राइम स्पेशलाइजेशन ऑफ फोर्स। साइबर क्राइम इज समथिंग डिफरेंट। थेफ्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे फिजिकल थेफ्ट की बात कर रहे हैं, ऑफिसेज एंड होम्स की, सो यू कैन नॉट यूज साइबर क्राइम। ओके, ऑलराइट। अब हमारा मेन चीज आता है, हमें आंसर लिखना है बहुत पोलाइट तरीके से। ठीक है, पोलाइट तरीके से लिखने के लिए अपने पेन्स एंड पेपर प्लीज यहाँ पर यूज करिए। जब भी एक आप आंसर लिख रहे हैं और आप अपनी चाहे ओपिनियन दे रहे हैं, चाहे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सीनियर ऑफिसर को,
You will never ever use should. कभी आप should use नहीं करेंगे. Okay, I am putting in your word नहीं use होगा. शुड क्या होता है? एक ऑब्लिगेशन होता है, एक ड्यूटी बन जाता है, एक कंपल्जन बन जाता है. जब भी आप अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर को कोई अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हो, कोई अपनी बात रख रहे हो, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये करो, यू शुड डू दिस. नो, यू कैन नॉट यूज द वर्ड शुड. तो इस चीज को प्लीज याद रखिए. कुछ कुछ टिप्स हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, उसके बाद सिंपल लैंग्वेज है और आपका आपका थॉट प्रोसेस है और आपका आंसर आराम से तैयार है. बहुत सारा कुछ नहीं है इंग्लिश के अंदर, सिर्फ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है और आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं. ओके, कार्तिक सेज we are doing at our best level to control the situation and increasing the night patrolling to cover major area, but the lack of manpower, we are not able to cover all area. Right, you can say that. बिल्कुल कह सकते हो आप. ओके, कमिंग बैक, रिमेंबर, आपके लैंग्वेज पोलाइट हो, आप शुड जैसे वर्ड नहीं यूज करें. अपने आंसर को 3 पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करें. लैंग्वेज को सिंपल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपकी स्क्रीन पर फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर के तीनों पैराग्राफ्स आपके सामने हैं. प्लीज 2 मिनट लीजिए. कहीं पे किसी को कोई भी डाउट है, प्लीज क्वेश्चन करिए. ओके हेतल, which tense we have to use in our letter? इसका बहुत इजी सा आंसर दूं. इसका बहुत इजी सा आंसर है, जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे ना, हमेशा क्वेश्चन में ये रहता है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, अभी जो हुआ है या जो चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. आपको जो करना है चाहिए, उसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है. मोस्टली इट इज प्रेजेंट परफेक्ट. देखो, टेंस को स्पेसिफिक लेकर मत चलो. आप जब अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन करोगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे ना, तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, कौन सा टेंस यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ बात करी है क्वेश्चन, हम वापस आते हैं 1 मिनट के लिए इस पे क्वेश्चन वाले पेज पर. ऑन योर स्क्रीन क्वेश्चन कह रहा है, इमेजिन यू आर द पुलिस इंस्पेक्टर. आप हो प्रेजेंट, पहली चीज. यू आर फेसिंग ट्रबल इन मैनेजिंग द इंक्रीजिंग थेफ्ट रेट इन योर जोन ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर. यू आर फेसिंग, तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी का ये सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन आ गया. अब लेटर लिखो. राइट अ लेटर टू द डेप्यूटी कमिश्नर
एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड रिक्वेस्टिंग फॉर एड। अब आप प्रेजेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके लिए कोई चीज मांग रहे हो, लेटर आप पे लिखोगे, आप जो सी वाली बात लिखोगे उसके बेसिस पे ही लिखोगे। अगर मैं कहूँ कि पिछले कुछ दिन से ये हो चुका है, ठीक है, तो आपका टेंस बदल जाएगा। अगर मैं कहूंगी अभी ये हो रहा है तो टेंस प्रेजेंट का आ जाएगा, हमें प्लीज ये दीजिए, तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करोगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको उस पेपर वो जो होता है ना एक स्ट्रिक्ट रूल्स के ऊपर कि इसी टेंस में चलेगा या इसी टेंस में चलेगा, वो वाले से आप खुद आगे आ जाओगे। अभी आपके पास काफी टाइम है, आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपका इतना कमांड हो जाएगा उसके ऊपर कि आपको बार बार किसी के ऊपर, किसी पेपर, किसी सेट ऑफ रूल्स के ऊपर आपको नहीं चलना पड़ेगा। स्टिल अगर आप कहीं पर फंसोगे, कहीं अटक जाओगे हेतल, यू कैन ऑलवेज आस्क मी। Ruchi, can we express any current crime index or any published report in our letter? Okay, अब published report क्या है? क्या वो आपकी situation पे है? आपको situation दे दी गई है, आपको उसी situation को use करना है। अब आप published report use करोगे तो उसके लिए आपका डेप्यूटी कमिश्नर भी तो पढ़ ही रहा होगा, वो तो आपसे सवाल पूछेगा भाई तुम्हारे एरिया में ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को जब आप समझोगे एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या दिया है और आपकी लिमिटेशन, आपकी बाउंड्रीज क्या है, आप उसी टाइम सेट कर लोगे। आप पुलिस स्टेशन में बैठे हो, आपने लेटर लिखना है अपने डेप्यूटी कमिश्नर को, आप ये नहीं कह सकते हो कि देखो उस अखबार ये क्राइम इंडेक्स है इतना बढ़ रहा है, पब्लिश रिपोर्ट ये है, नहीं। ये वाली चीजें यू कैन यूज इन योर एसे राइटिंग बिकॉज दीज आर जनरल थिंग्स, बट वी हैव अ लिमिटेड एरिया जिस चीज को हम यूज कर रहे हैं। हम सिर्फ जोन 1 की बात कर रहे हैं और मैं अपने पर्सनल जोन की बात कर रही हूँ कि मेरे जोन में ये हो रहा है, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और मुझे अपने डेप्यूटी कमिश्नर को अपने यहाँ के हालात बताने। बाकी का क्राइम इंडेक्स क्या कह रहा है, रिपोर्ट क्या कह रही है, इट इज ऑफ नो यूज टू मी। मोर क्वेश्चंस? किसी और के पास कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। हेलो हाँ जी मैम, अगर कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को लेटर लिखेगा तो कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट तो नहीं हो सकता ना फिर? हाँ, गुड क्वेश्चन। अगर ऐसा कोई आता है लेटर जहां पर आप हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं और आप अपने लो रैंकिंग ऑफिसर को लेटर लिख रहे हैं, यू कैन सिंपली स्टार्ट विद ऑफिसर एंड अ कॉमा। More questions, please ask. किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम मार्क कैसे डिवाइड होते हैं इनमें, जैसे एड्रेस का, सब्जेक्ट का? सॉरी, मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं? हाँ, मार्क्स आप देखो, पता क्या होता है, जब हम ये मार्क्स डिवीजन, मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मार्क्स में डिवाइड होते हैं, इतने के तो इतने मिल जाएंगे, ठीक है। ये सोचकर कभी मत चलना, फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं 100% होते हैं, लेकिन अगर हम मार्क्स इस बेसिस पे लेके चलते हैं ना, हम अपने कंटेंट को हिला देते हैं कि इतने मार्क्स तो हो गए, ये बीच का अगर होता है नहीं होता है उसको छोड़ भी दिया या आधा काट लिया तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या होता है, एक प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप, पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट होना जरूरी है। फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, उसके बाद आपकी किस तरीके की आपने लैंग्वेज पोलाइट है या नहीं उसके मार्क्स हैं, आपका कंटेंट कितना पावरफुल है उसके मार्क्स हैं, आप कितना ओरिजिनल अपने तरीके से लिख रहे हैं, चाहे वो कितने ही सिंपल सेंटेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कितना ओरिजिनल लिख रहे हैं उसके ऊपर भी बहुत काम आता है। कुंज, कैन वी यूज मिस्टर ABC? देखो, आप पुलिस इंस्पेक्टर वगैरह को ऑफिसर या इंस्पेक्टर करके एड्रेस करोगे तो वो एक पोलाइट और एक फॉर्मल वे होता है। व्हेन यू से मिस्टर ABC तो वो थोड़ा इम्पोलाइट वे हो जाता है। सो इट इज टू बी ऑन अ सेफ साइड,
You can use officer with O capital, officer, comma, or you can say inspector. Any more questions? Please ask. Okay. I hope अभी तक जितना हमने किया है आप लोगों को उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सिर्फ एक चीज आप लोगों को बोलना चाहती हूँ यहाँ पर रुककर कि देखिए आप सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। किसी को किस तरीके से समझ आता है, किसी को किसी तरीके से समझ आता है, राइट? उसी तरीके से हो सकता है मेरा टीचिंग स्टाइल काफी टीचर से अलग होगा, तो इसलिए हमें पेशेंटली एक दूसरे के साथ काम करना होगा, कुछ टाइम एक दूसरे को देना होगा ताकि मैं अपना जो कोर्स है उसको थोड़ा सा उस तरीके से अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी को मॉडिफाई कर सकूं सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो इस चीज के लिए हम दोनों को वर्क करना होगा, हम सबको एक साथ में। तो प्लीज पेशेंटली आप काम कीजिए। कहीं पर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप प्लीज पूछिए, लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़िएगा। छाया, कैन वी यूज शुड इन दैट मैटर? यू कैन यूज शुड, आई वोंट से यू कैन नॉट, बट सेफ साइड होके चलो ना, पोलाइट वे में आप लिख सकते हो यू मे, राइट छाया? यू मे डू दिस, यू मे फॉलो अप। ओके, हेतल का क्वेश्चन है हाउ टू डू इनफ लेटर राइटिंग प्रैक्टिस। आपके पास क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, आपको चिराग सर ने बुक के अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं, आप प्रैक्टिस उसके ऊपर कर सकते हैं। आपको उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। देवांग, वी एक्सप्रेस मेनी स्टाफ सफर्ड फ्रॉम कोविड पॉजिटिव सो लैक ऑफ स्टाफ। यस, यू कैन राइट, आप ये कह सकते हो, बिल्कुल गुड पॉइंट प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज आस्क। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट में आपका लेटर लिखने के बाद आपका एक्सट्रीम लेफ्ट पर आपका थैंक यू आना बहुत जरूरी है। थैंक यू इज द पोलाइटेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड। किसी सामने वाले को थैंक यू करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आप अपनी सोशल लाइफ में भी देखें, ये एक सोशल एटिकेट होता है कि जब आपके लिए कोई कुछ करता है, कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ दे रहा है, आप उसे थैंक यू करिए। सिमिलरली फॉर्मल लेटर के अंदर हम उसे एंड करते हैं विद अ थैंक यू। थैंक यू का मार्क होता है, सो यू हैव टू राइट थैंक यू। फिर हम आते हैं योर्स फेथफुली। जब हम साइन ऑफ कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं योर्स फेथफुली यूज कर रहे हैं। इसकी जगह योर्स सिंसियरली भी आता है। सिंसियरली ज्यादातर हम यूज करते हैं या तो रैंक के ऊपर डिफरेंस में, या जब हम सामने वाले इंसान को जानते हो तब। तो हम क्या करेंगे, सेफ साइड लेंगे, हम लेटर्स के अंदर योर्स फेथफुली यूज करेंगे। आप ये जो है इसका लेटर के एंड के अंदर XYZ is always the name। आप XYZ को चाहे Y के बिल्कुल नीचे लिख सकते हैं, चाहे यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर दिया गया है कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो आप नीचे इंस्पेक्टर लिख सकते हैं। इसके लास्ट में हम उसको साइन ऑफ कर रहे हैं, डिपार्टमेंट भी लिख रहे हैं, पुलिस स्टेशन जोन 1, बिकॉज हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप सिर्फ नाम दैट इज XYZ और नीचे डेजिग्नेशन जो आपको प्रोवाइड किया गया होगा कि आप अपने आप को किस पोजीशन में, किस पोस्ट पे इमेजिन कर रहे हैं, उस पोस्ट का नाम आप नीचे देंगे। क्वेश्चंस पूछो। Alignment for thank you? Sure. I'll come to the main screen again. Okay. Can you see thank you now? बिल्कुल पैराग्राफिंग के नीचे नीचे हम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये आपका थैंक यू यहाँ पर है, इस सीक्वेंस के साथ साथ नीचे हम सीधा ले गए हैं थैंक यू को। ऑन योर स्क्रीन्स more questions?
we use thanking you? No. Instead of thank you, no. Use thank you. It is very safe because thanking you was used बहुत ट्रेडिशनल वे में हम यूज करते थे. थैंक यू एक डिफॉल्ट है, उसी को यूज कीजिए. राकेश, you are right. Some books say thanking you, some say thank you, but हम यूज करेंगे थैंक यू. हाँ सोहिल, अटैचमेंट क्या होता है? हर केस में नहीं होता है, ठीक है. ये भी क्या है, सिचुएशनल है कि आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है. अगर ये वाला है लेटर, सेम लेटर है, और अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं और अपने डेप्यूटी कमिश्नर को आप दिखाना चाहते हैं कि देखिए इतने लोग वहां पोस्टेड हैं, या इतने लोग कोविड से बीमार हुए हैं, या इतने केसेस हमारे पास हैं, आप अटैचमेंट लिख सकते हैं. लेकिन आपको अटैचमेंट में लिखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो अटैचमेंट किस चीज का है. अटैचमेंट, और यू कैन से एनक्लोजर. in your chat box is enclosure. Okay, let me show you how to write it. On your screens, thank you के बिल्कुल नीचे आप यहाँ पर अटैचमेंट्स लिख सकते हैं. तो आपका क्या होगा, ये जो yours faithfully है ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है. इसको हम नीचे शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पे हम अटैचमेंट लिख सकते हैं या एनक्लोजर लिख सकते हैं. एनक्लोजर या अटैचमेंट लिख सकते हो. एनक्लोजर या अटैचमेंट में ओके, ऑन योर स्क्रीन एनक्लोजर में हम लिख सकते हैं रिपोर्ट ऑफ ऑफिसर्स सफरिंग फ्रॉम कोविड. एनक्लोजर में है, ये डाल सकते हो, लेकिन ये आएगा कहाँ, थैंक यू के बिल्कुल नीचे. ओके, यू कैन राइट दिस. और यू कैन से एनक्लोजर के बाद कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ थेफ्ट रिपोर्ट्स, ठीक है. मैं उसको भी लिख देती हूँ. या ये आएगा, और यू कैन से attachment of reports filed in zone 1. Is the screen visible to you all? हाँ, आपका जो क्वेश्चन है आउटवर्ड नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू ही दिया जाता है. नॉर्मल फॉर्मल लेटर्स में ऐसा नहीं दिया जाता है. ये चीजें आपको सिखाई जाएगी कि आउटवर्ड नंबर हर डिपार्टमेंट का अलग होता है, उसको किस तरीके से लिखना होता है. वो ईयर डेट उसके अंदर मेंशन किया जाता है, डिपार्टमेंट का नाम मेंशन किया जाता है. एनक्लोजर एंड अटैचमेंट वाला पार्ट क्लियर है आप सबको? एनी डाउट्स प्लीज आस्क. कोई भी डाउट है प्लीज पूछिए. टेक 2 मिनट्स. पूरा का पूरा लेटर वाला व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ सामने से. अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए.
Okay. Sure. Address of the sender, right? Address of the sender जो है वो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 या एड्रेस लाइन 3 करें, जिसमें फर्स्ट और सेकंड लाइन के अंदर कॉमास आएंगे, लास्ट में ना फुल स्टॉप आएगा ना कॉमा आएगा। या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं जहां आप इमेजिनरी एड्रेस लिख रहे हैं ABX-101, KG colony, then you have another comma, Ahmedabad, then a pin code, or maybe you can use XXX for pin code also. लास्ट लाइन के बाद फुल स्टॉप नहीं आएगा, प्लीज याद रखिएगा। फर्स्ट 2 लाइंस के बाद कॉमा आएगा। यहाँ पे सिर्फ सेंडर का एड्रेस आता है, डेजिग्नेशन नहीं आता है, ना नाम आता है। सेंडर का नाम और डेजिग्नेशन हमेशा नीचे लेटर खत्म होने के बाद योर्स फेथफुली के बाद दिया जाता है। Any other questions? When we write a letter to subordinate, should we write thank you? Of course. Why not? It is a formal etiquette. बिल्कुल लिखेंगे थैंक यू। और क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कैन वी इंक्लूड वार्निंग कंटेनिंग इफ वी राइट टू लोअर डेजिग्नेशन अथॉरिटी? वार्निंग देखो वो डिपेंड करता है निधि कि आपका क्वेश्चन में क्या डिमांड है, कि आप किसी उसकी ग्रेविटी सिचुएशन की उसकी क्या है, सिचुएशन क्या है आपकी, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। वार्निंग के अंदर भी आपको लिखने का तरीका होना चाहिए। इफ यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ किस तरीके से आपके दिमाग में ये वार्निंग वाली बात आई, तो आई कैन हेल्प यू विद दैट। कैलाश, पिन कोड इज नॉट नेसेसरी, यू कैन सिंपली स्टॉप एट अहमदाबाद। मोर क्वेश्चंस प्लीज आस्क। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? और ओके जिन लोगों ने ऑलरेडी जो आपको डेली कुंज का क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, इन मेनी बुक्स सब्जेक्ट रिटन अंडर रिस्पेक्टेड सर, शैल वी डू दिस? नो, स्टिक टू द फॉर्मेट गिवन टू यू प्लीज। as Kunj, can we underline the subject? No, you don't need to underline the subject, Sohil. Okay, more questions please ask. All right, I'm coming back to my point. आप सबको एक आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था, प्लीज उस क्वेश्चन के ऊपर वापस जाइए जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसके ऊपर, जो आपके पास अब दिया गया आपने सीखा है, उसके बेसिस पे अपना ही आंसर एडिट कीजिए। यू हैव 5 to 7 minutes ऑन द क्लॉक। जहां जहां आपने चेंजेस, जहां जहां आपने लिखा है, अपने आप की ही करेक्शन कीजिए। रुचि का क्वेश्चन है, व्हेन राइटिंग लेटर टू सबऑर्डिनेट can we write yours faithfully? Yes, of course you can write yours faithfully. Hetal, enclosure and attachment, we can write after yours faithfully? No, you cannot write after yours faithfully. It's better is to write before that. Milan, can we write date this format? This is okay, you can write, but safe side hai yaar, use simplest form. Why not using 2010? गलत नहीं है, आई एम नॉट सेइंग इट इज इनकरेक्ट, बट उसको कभी जीपीएससी एग्जामिनर ने काटा नहीं है 2010 2019 को, तो हम क्या करेंगे? हमें मार्क्स गवाने नहीं, हमने कहीं स्कोप नहीं छोड़ना है। मोर क्वेश्चंस? ओके, नाउ यू हैव ऑन द क्लॉक 5 minutes. प्लीज करेक्ट, check your own sample that you've written before the class. निधि, यू आर करेक्ट, बट नो, हम लोग वैसा ही चलेंगे, इस फॉर्मेट से स्टिक करेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रही हूँ लेटर, और आप अपना करेक्ट कीजिए प्लीज। यू हैव 5।
फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी वो प्रैक्टिस लेटर का, एक बार आप पहले खुद करिए चेक। कैन आई राइट सजेशंस और ओपिनियन बुलेट्स पॉइंट्स कुंज? यस यू कैन राइट सजेशन और ओपिनियन बुलेट पॉइंट्स, बट बेटर क्या रहता है कि आप उसका जो इंट्रोडक्शन है वो पोलाइट लिखिए, और सजेशन और ओपिनियन जब आप दे रहे हैं ना, तो आप उसको सजेशन की तरह ही दीजिए, मतलब शुड नहीं यूज करेंगे कि ये करना चाहिए इस चीज को हैंडल करने के लिए, वो बहुत ध्यान रखना। You can use can or you can use may.
ओके, हो गया सबका? कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी चैट में डिस्कस किए हैं। मैं भी वो चीज़ आप लोगों से सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज कोई भी अपने आंसर के अंदर शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज कीजिएगा। गवर्नमेंट के लिए gov डॉट मत कीजिएगा। आप अपनी आंसर्स के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्शन भी यूज नहीं करेंगे। अगर आप डू नॉट लिख रहे हैं तो पूरा डू नॉट आएगा, डोंट नहीं करेंगे। प्लीज रिमेंबर, डोंट नहीं आएगा, पूरा डू नॉट अलग वर्ड्स आप लिखेंगे। ओके, एक इम्पॉर्टेंट चीज और याद आई है कि हम लोग जब बात करते हैं वर्ड लिमिट की, आपके पास यहाँ वर्ड लिमिट है, ठीक है? आप उस वर्ड लिमिट को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सीरियसली लेंगे। आपके स्क्रीन्स पर लेटर यू हैव टू राइट इन अबाउट 150 वर्ड्स। आप कोशिश करेंगे 150 वर्ड से ज्यादा एक्सीड ना करें। 160 इज ओके, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अब आप अपने वर्ड लिमिट को मैनेज कैसे करेंगे? वर्ड लिमिट को मैनेज करने के लिए आप ये याद रखेंगे कि आपका हर एक वर्ड काउंट होता है, चाहे वो एड्रेस है, चाहे वो सब्जेक्ट है, चाहे वो आप योर्स फेथफुली लिख रहे हो, एवरी वर्ड काउंट्स, पहली चीज। दूसरी बात, जब आप अपना वर्ड लिमिट लिख यूज करने लगे, आप ये याद रखिए कि आप वर्ड्स को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वो अराउंड 20 से 30 वर्ड्स के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। आपको ये याद रखना है कि आपने जो 30 वर्ड्स ऊपर यूज करे हैं, 30 ही अप्रोक्सीमेटली आपके पास है जो लास्ट पैराग्राफ जहां आपने रिक्वेस्ट या एक्शन रिक्वायर्ड की बात करनी है, ठीक है? जो आपका मेजर पार्ट आता है वो आता है सपोर्टिंग डिटेल्स में। तो आप ये एस्टिमेट लगा के चलेंगे कि अगर आप 30 वर्ड्स ऊपर यूज कर लिए हैं फर्स्ट पैराग्राफ में और 30 आपने लास्ट के लिए यूज करे हैं और बाकी के अराउंड 30 वर्ड्स आपके सैल्यूटेशन वगैरह में यूज हो गए हैं, एड्रेस के अंदर यूज हो गए हैं, जो बाकी का है वही आपके पास सिर्फ बचता है सपोर्टिंग डिटेल्स के लिए। आप जब लेटर लिख रहे हैं उससे पहले आप थोड़े से पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेंगे साइड में रफ में कि आप ये पॉइंट्स लिखना चाहते हैं। डिपेंडिंग ऑन कितना लेंदी हो रहा है आप उतने ही पॉइंट्स उसमें डालिएगा। ये मत सोचिए कि आपके पास पेज खाली है तो आपने उसको फिल करते जाना, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने 4 पॉइंट्स अपने दिमाग में सोचे हैं, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 कौन से लिख रहे हैं, पहले आप वो सॉलिड वाले पॉइंट्स पहले लिखेंगे, उसके बाद बाकी का लिखेंगे, ताकि आपका वर्ड लिमिट भी क्रॉस ना हो और आप मेजर जो आपके पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाएं। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के ऊपर प्लीज 2 मिनट अच्छे से लगाइए, भागिए मत पेपर में। 2 मिनट अच्छे से लगाओ, क्वेश्चन को समझो, दोनों पार्ट समझो कि आपको क्या, आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, आपको करना क्या है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप आएंगे जहां आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म क्या करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हम पॉइंट्स डाल सकते हैं। जो पॉइंट्स डाल सकते हो जब वो आप सॉर्ट आउट कर लेते हो, उसमें से पहले जो बहुत सॉलिड वाले पॉइंट्स हैं उनको यूज करो। अगर आपके पास वर्ड बचते हैं तो आप बाकी के पॉइंट्स बीच में डालेंगे। बहुत ज्यादा क्लब नहीं करना है, आपके पास अराउंड 4 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। अभी तक के लिए किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। Any questions? Please ask. मैम लेटर हमें किस मिनट में खत्म करना चाहिए मतलब? हाँ, गुड क्वेश्चन। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, आपको अपना कभी भी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं मैम ट्रांसलेशन तो छूट ही गया, विजुअल छूट गया। आपको क्या करना है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। आप क्या करेंगे, आपने पहला काम, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हैं, चाहे आप लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहला आपके फोन्स के अंदर होता है एक टाइमर का ऑप्शन।
आप क्या करेंगे, पहले 2-3 बार जब आंसर लिख रहे हैं टाइमर चलाइए, अपने आप को एस्टिमेट करिए कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक लेटर लिखने में। अब जब टाइमर आपको बता रहा है कि आपको बार बार 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, आपने क्या करना है, 3-4 बार इस तरीके से करने के बाद 5वीं बार अपने मोबाइल के अंदर स्टॉप वॉच का यूज करिए। उसके अंदर क्या होगा, स्टॉप वॉच में आप टाइम सेट करिए कि 10 मिनट का मैंने टाइम सेट कर दिया, अब मैं आंसर लिखना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, 10 मिनट होते ही आपने आंसर छोड़ देना और आपने देखना आपकी स्पीड के हिसाब से आप कितना लिख पाए हैं। अगर आप हमेशा अपने क्वेश्चन को 2 मिनट पूरे अच्छे ठंडे दिमाग से दोगे, अच्छे से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आधा क्वेश्चन पढ़कर आंसर शुरू कर देते हैं और बाद में दोबारा से क्वेश्चन को पढ़कर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मैंने क्या छोड़ दिया, क्या रह गया, वो गलत अप्रोच होता है। पहला काम आपका सबसे क्या है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। क्वेश्चन समझ में आया, दिमाग 2 मिनट ले लीजिए तो आप समझने के लिए कि आपने लिखना क्या है। 4 मिनट आपके ये गए, उसके बाद आपके पास 4 मिनट बहुत आराम से हैं लेटर लिखने के। जब आपके पास पॉइंट्स तैयार होंगे, आपको लिखने में स्ट्रगल कम होगा क्योंकि तब तक आप अपनी इंग्लिश पे काम कर चुके होंगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर, तब आपको टाइम कम लगेगा। उसके बाद आपका 8 मिनट में बहुत आराम से 7 से 8 मिनट में लेटर राइटिंग पूरा हो जाएगा। किसी और के पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है आई सपोज। ओके, है एक तो आपके पास ऑलरेडी एक क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर के ऊपर प्रैक्टिस करने के, जो आपने आज लिखा है। उसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप क्या करना है, इन 2 क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे ओपिनियंस मांगे गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर आपसे ओपिनियन मांगा गया है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड जो आपको पहले प्रोवाइड किया गया था, इन दोनों पर आप काम करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जो जब हम सजेशन मांग रहे हैं, सजेशन हमें चाहिए, तो उसके ऊपर किस तरीके से लेटर आप लिख सकते हैं, फिर हम इस चीज के ऊपर वर्क करेंगे। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। First question is, imagine you are an army brigade commander posted in Kashmir. Your senior officer has sought your opinions about the measures to curb the incidence of cross-border terrorism. Write a letter in about 150 words to your senior officer suggesting necessary measures. मैं इसका मीनिंग नहीं समझाऊंगी, ये आप लोगों का होम टास्क है। आप इस क्वेश्चन पे वर्क करेंगे जिस तरीके से आज हमने इस क्वेश्चन पे किया है, और इसके आंसर्स के साथ आप नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल होने चाहिए। क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया है तो पहले वो टाइम लगाकर इसको समझने की कोशिश करेगा, और जब आप आंसर अटेम्प्ट करोगे अपने अपने टाइमर्स लगा कर करोगे कि कितना टाइम आपको लगा इस क्वेश्चन को समझ कर लिखने में, टोटल टाइम आना चाहिए उसमें। जब आपने क्वेश्चन हाथ में लिखा तभी से आपका टाइमर शुरू हो जाना चाहिए और आप लोग बताएंगे कि आपको कितना कितना टाइम लगा इस आंसर को अटेम्प्ट करने में। हेलो मैम जी अगर हमें नहीं पता है कि सीनियर ऑफिसर कौन है, हाँ जी, ब्रिगेड हाँ जी, कर्नल है, हाँ तो जी, हम सीनियर ऑफिसर लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। किसी और के पास किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। नो क्वेश्चंस एट ऑल? यार आप लोग तो सब बहुत इंटेलिजेंट हो।
Anji Meera, can we also write the reporting officer instead of senior officer? Yes, you can write reporting officer as well. Anybody else? Any questions? Please ask. No questions? All right. Okay. छोटी रीजन कि सब लोग फॉर्मेट वगैरह तो पूरा कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन आप लोगों का स्कोर क्यों लेस आता है? पहला, मेरी रिक्वेस्ट के मुताबिक आप लोग गुजराती ना के बराबर यूज करें तो बहुत अच्छा है इंग्लिश के लेसन में, और इंग्लिश के अटेम्प्ट करते हुए क्वेश्चन तब भी, ठीक है। यूज ऑफ मदर टंग व्हाइल लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लैंग्वेज इस वजह से ये होता है बिकॉज आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। आई रिमेम्बर लास्ट आई हैड अ क्लास जहां पर क्या हुआ, मेडिटेशन वर्ड को ट्रांसलेट करने पे उसको वर्ब बना दिया गया, वो लेकिन नाउन था। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग बदल देती हैं, इसलिए प्लीज अवॉइड यूजिंग गुजराती इन द क्लास। देयर इज लेस ऑफ रेगुलर एंड डिलीजेंट प्रैक्टिस, ठीक है। दोनों चीजें चाहिए आपको, रेगुलर भी होना, डिलीजेंट भी होना, कि यानी कि अपने काम को इम्प्रूव करने के ऊपर एम करना है कि आप आज ये कर रहे हैं, ये नहीं कि आज लेटर लिखा उसमें करेक्शन करवा लिया तो मैम ने ये बोल दिया समझ आ गया, ठीक है, अगली बार सेम मिस्टेक नहीं, उस लर्निंग से सीख कर समझ कर फिर अगले एक्सरसाइज के ऊपर, अगले टास्क के ऊपर उसे काम कीजिए। देन लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड मॉक टेस्ट, जब आप काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि आप पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यूज अ टाइमर। सेकेंड स्टेप क्या है, जब 3-4 बार टाइमर यूज करके आप कर चुके हैं, आप उस वाले फॉर्मेट के ऊपर, स्पेसिफिक फॉर्मेट को आप यूज करेंगे अपना स्टॉप वॉच, ताकि आप अपनी लिमिट से अंदर, टाइम के अंदर आंसर देना शुरू कर दें। अब आप सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे काम करते हो, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपका कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको सिचुएशंस पता होनी चाहिए, आपको करंट के साथ सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप अपनी नॉलेज को इंग्लिश के अंदर यूज करके अपना आंसर को पावरफुल बना सकते हैं। एंड लास्ट ऑफ कोर्स, हैबिट ऑफ मगिंग अप, जो आप रटने की आदत डली हुई है ना, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इन चीज़ों पे काम करें और साथ साथ चलते हैं, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको मेरे साथ। कैलाश, विच इज परफेक्ट टाइम फॉर लेटर राइटिंग, मतलब आप कह रहे हो कि कितने टाइम के अंदर उसको करना है लेटर राइटिंग को। आई सपोज 7 to 8 minutes इज मोर देन इनफ। आप खुद देखना, जब आप प्रैक्टिस रेगुलर शुरू करोगे, आपका खुद का ही आंसर 6 से 7 मिनट में पूरा होने लग जाएगा। आपके पास अभी बहुत टाइम है, बहुत काम करो, आराम से करो, दिल लगा के करो, बहुत अच्छे से आप पेशेंट के अंदर ही टाइम आपका आंसर पूरे होने लगेंगे। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज आस्क। No questions? Okay. Then next time we meet and we work on this again, letter writing. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं क्लास में थोड़ा इंग्लिश ज्यादा यूज करूंगी स्पोकन में, सो दैट आपको धीरे धीरे आदत हो जाए एंड यू गेट न्यू वोकैबुलरी, एंड आपको वो एटमॉस्फेयर वो मिल सके, एक्सपोजर इंग्लिश लैंग्वेज का। और आई होप यू आर ऑल कंफर्टेबल। जहां पर आपको लगेगा कि नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गया, यू कैन ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टॉप मी एंड से कि नहीं, थोड़ा सा हिंदी। ऑलराइट, बट लेट्स ट्राई एंड यूज इंग्लिश, क्योंकि आप पोस्ट पर एक बार बैठ जाओगे, यू विल डेफिनेटली नीड इंग्लिश। नो क्वेश्चंस? ऑलराइट, सो Samar Kharbanda signing off. I wish you all a very good night. Chirag bhai, all your controls. Yes, ma'am. Ma'am, thank you very much. It was a wonderful session, ma'am. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good night, everyone. Good night.